आज रविवार दिनांक 8 नवंबर 2020 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला का तीसरा व्याख्यान आज हम आयोजित कर रहे हैं। इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत। सर्वप्रथम मैं मैत्री इंडिया टीवी चैनल की ओर से मैत्री इंडिया के सारे ही दर्शकों का तथा साथ ही इसके माध्यम से टीवी के चैनल के माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन सार्वभौम लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम। आज का विषय है, इस व्याख्यान का विषय है भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। हम सब आम लोग इसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिया गया निवेदन 29 मई 1928 तथा आयोग के समक्ष माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की साक्ष्य 23 अक्टूबर 1928। इसके पहले हम लोगों ने गत रविवार को 1 नवंबर को साउथ बरो समिति के समक्ष माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो निवेदन दिया था उसके बारे में चर्चा की। क्या था साउथ बरो समिति के समक्ष दिए हुए निवेदन में? बाबा साहब कहते हैं कि हम अछूत हिंदू समाज का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं हैं, हम उनसे अलग हैं, हमें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। लोकप्रिय सरकार में यदि सबकी भागीदारी आवश्यक है तो अछूतों की भागीदारी भी आवश्यक मानी जानी चाहिए। उसके लिए हमें प्रतिनिधित्व चाहिए और वह प्रतिनिधित्व हमें संप्रदाय आधारित मतदार संघ के आधार पर चाहिए। प्रतिनिधित्व इतना पर्याप्त होना चाहिए कि हम अपनी आवाज़ विधानमंडलों में बुलंद कर सकें, अपनी समस्याओं को, व्यथा वेदनाओं को रख सकें। साथ ही हमारे विरुद्ध यदि कोई कानून पारित करने का प्रयास करता है तो उसका पुरजोर भरसक विरोध कर सकें। परंतु इस समिति के समक्ष, साइमन समिति में समक्ष आवेदन देते हुए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से, इसके आगे मैं सिर्फ इसे सभा कहूँगा, पूरा बहिष्कृत हितकारिणी सभा कहने की आवश्यकता नहीं। आवेदन देते हुए, निवेदन देते हुए बाबा साहब बड़े खेद से, बड़े दुख से व्यक्त करते हैं कि साउथ बरो समिति ने पददलितों के साथ न्याय नहीं किया। साउथ बरो समिति के समक्ष बाबा साहब अपने लोगों के लिए अस्पृश्य, अनटचेबल शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु साइमन समिति के समक्ष वह अस्पृश्य या अनटचेबल्स का प्रयोग नहीं करते। वह डिप्रेस्ड क्लासेस या पददलित वर्ग ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं और इसीलिए कहते हैं साउथ बरो समिति ने दलितों के साथ न्याय नहीं किया। इस परिप्रेक्ष्य में, साउथ बरो समिति के परिप्रेक्ष्य में, हम सभा की ओर से माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा साइमन कमीशन को दिए गए निवेदन के संबंध में बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम थोड़ी सी जानकारी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संबंध में। यह सभा 20/7/1924 को स्थापन की गई थी। महत्व का इसलिए है वो जो आगे के वाक्य में, यह सभा 20/7/1924 को स्थापन की गई थी। इस सभा का घोषवाक्य था
एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ध्यान रहे, हम बार बार उल्लेख करते हैं, बाबा साहब ने कहा है एजुकेट, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। कब कहा, किस संबंध में कहा मालूम नहीं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का यह घोष वाक्य था। शिक्षा, संघर्ष, संगठन, यह घोष वाक्य था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। पददलित वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हॉस्टल्स की स्थापना, वसति गृहों की स्थापना, सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रयास करना, कल्चरल डेवलपमेंट, औद्योगिक एवं कृषि शालाओं की स्थापना करके पददलितों की आर्थिक उन्नति के प्रयास करना। चौथा था पददलित वर्ग की व्यथा वेदनाओं को उजागर करना, लोगों के सामने रखना, सरकार के सामने भी रखना। इन उद्देश्यों से यह सभा की स्थापना की गई थी 1924 में। इस सभा के समक्ष निवेदन में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साउथ बरो समिति का उल्लेख करते हुए कहते हैं, साउथ बरो समिति ने पददलितों के साथ न्याय नहीं किया। साउथ बरो समिति पददलितों के हितों की रक्षा के लिए समुचित उपाय सुझाने की समस्या के प्रति इतनी घोर उदासीन थी कि भारत सरकार को भी, जो इस मामले में खास दिलचस्पी नहीं रखती थी, साउथ बरो समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ी। साउथ बरो समिति ने हमारी समस्या की ओर, हमारे निवेदन की ओर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। हम ही नहीं इससे दुखी हुए, भारत सरकार भी इससे दुखी हुई। भारत सरकार भी हमारे प्रति अधिक संवेदनशील नहीं है, अधिक सहानुभूति नहीं रहे। फिर भी भारत सरकार कहती है कि साउथ बरो समिति ने पददलितों के साथ न्याय नहीं किया। भारत सरकार कहती है अपनी प्रतिक्रिया में, हम गैर सरकारी मनोनयन के प्रस्ताव को सामान्यतया स्वीकार करते हैं। मतलब सरकार के बाहर के लोगों के संगठनों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करना हम स्वीकार करते हैं। बाबा साहब इसका विरोध करते हैं, मनोनयन का कतई विरोध करते हैं बाबा साहब शुरू से ही। परंतु एक जाति पददलित वर्ग ऐसी है जिसके मामले में हमें लगता है कि उनकी ओर समिति ने अधिक ध्यान नहीं दिया। मनोनयन की बात कही गई है, मनोनयन यह पर्याप्त समाधान नहीं है। समिति ने उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 18 फरवरी 1927 को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बीएलसी में नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर लिया गया। बीएलसी मतलब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुंबई विधानमंडल में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य के तौर पर उन्हें लिया। स्वयं विरोध करते हुए भी उन्होंने नॉमिनेट किया गया। 1932 में 5 साल की समय सीमा समाप्त होने के बाद में उन्हें फिर से बीएलसी में नॉमिनेट किया गया। 1936 तक तो कायम थे। मनोनयन के आधार पर पददलित वर्गों की क्या स्थिति है, इसके बारे में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, भारत में विधानमंडलों में कुल 791 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 791 सीटें। उसमें से पददलित वर्गों के कितने लोगों को मनोनीत किया गया? केवल 7 लोगों को। इसका मतलब मनोनीत किए गए प्रतिनिधि की संख्या कुल प्रतिनिधि की संख्या के 1% भी नहीं है। क्या करेंगे एक आदमी? आगे बोलते हैं बाबा साहब, जबकि पददलित वर्गों की संख्या कुल जनसंख्या में 20% है। 20% जनसंख्या को 1% प्रतिनिधित्व, ये कहाँ का न्याय है? किसको ने इसको न्याय कहेंगे तो फिर अन्याय किसे कहा जाएगा? इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि जिस विधानमंडल में
60 से 90 तक सवर्णों के प्रतिनिधि बैठे हो, उस विधानमंडल में यदि एक अकेला पददलित वर्ग का प्रतिनिधि हो, वो क्या कर सकता है? उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? उसको बोलने का अवसर मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे स्थिति में मनोनयन द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व हमें कतई नहीं चाहिए। साउथ बरो समिति के समक्ष दिए निवेदन में माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वहाँ भी मनोनयन का विरोध किया था और हमें निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए ऐसी मांग की थी। और वह निर्वाचन साउथ बरो समिति में मैं दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि साइमन्स आयोग के समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी भूमिका को टोटली परिवर्तित कर दिया। साउथ बरो समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पददलित वर्ग के लिए संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं। संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व चाहिए, ऐसा उन्होंने साउथ बरो समिति के समक्ष कहा। 2 साल बाद फिर से एक बार एक समिति नियुक्त की गई जिसको मुड़ीमन समिति कहते हैं। वह भी समिति कहती है, समिति ने स्वीकार किया है कि मनोनयन द्वारा पददलितों को दिया गया प्रतिनिधित्व कतई अपर्याप्त है। एक प्रतिनिधि 60-70 की विधानमंडल में एक प्रतिनिधि कतई। फिर मुंबई विधानमंडल का उदाहरण देते हुए माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं मुंबई विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 140 है, उसमें से हमें 22 सीटों का प्रतिनिधित्व चाहिए। 140 में हमारे प्रतिनिधि 22 होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बाबा साहब जानते हैं कि यह प्रतिनिधित्व मुंबई प्रदेश में, मुंबई प्रांत में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पददलित वर्गों का कुल जनसंख्या में जो अनुपात है उससे अधिक है। परंतु माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं यह जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यकों को उनके जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि समुदाय बहुत ही पिछड़ा है तो उसको अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना उचित न्याय कहलाएगा और इसे हम भारित प्रतिनिधित्व कहते हैं, वेटेज कहते हैं। उस समुदाय की, उस अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक स्थिति कितनी पिछड़ी हुई है, इस आधार पर उसे यह मताधिकार दिया जाना चाहिए। इस संबंध में बाबा साहब स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं किसी जाति की सामाजिक स्थिति जितनी कमज़ोर होगी उतना ही उसे दूसरी जातियों की अपेक्षा चुनाव में लाभ मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में दलित जातियों का शैक्षिक और आर्थिक स्तर सबसे खराब है। इसीलिए अपनी संख्या के आधार पर चुनाव में जितने लाभ के हकदार है उससे अधिक लाभ उन्हें मिलने चाहिए। बाबा साहब मानते हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं वो जनसंख्या के आधार पर हम मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है और उसी आधार पर हमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। दलित जातियों के लिए मांगा गया अतिरिक्त प्रतिनिधित्व भारित प्रतिनिधित्व है, उचित है। अल्पसंख्यकों को यदि संरक्षण देना है तो उनका प्रतिनिधित्व प्रभावशाली होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह नाटक होगा, एक देना दो देना यह अपर्याप्त होगा। और इसीलिए बड़े पुरजोर तरीके से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारित प्रतिनिधित्व मांगते हैं दलितों के लिए। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह इतना विशाल हो कि उस पर कोई दूसरा हावी न हो सके,
क्योंकि हम जानते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, परंतु इतने अल्पसंख्यक हमें वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए कि हम पर अन्य हावी हो। सभा का विचार है कि, सभा मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा का विचार है कि इस अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की मांग यदि दलित जातियां करती हैं तो इस बात की हकदार है कि देश अन्य अल्पसंख्यक के समान ही वे इस सिद्धांत को अपने पक्ष में लागू करा सके। अन्य लोगों को आप भारी प्रतिनिधित्व देते हो, फिर अछूतों को, पददलित वर्गों को भारी प्रतिनिधित्व देने में आपको क्या ऐतराज़ है और क्यों ऐतराज़ होना चाहिए? इस बारे में माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, भारत सरकार भारत में विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक महत्व के आधार पर भेदभाव करता है। राजनीतिक महत्व के आधार पर भेदभाव करता है और यह भेदभाव अनुचित है। भेदभाव का उदाहरण देते हुए बाबा साहब माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रांत में मुसलमानों की संख्या 5,74,276 है, जबकि उन्हें 11 सीटें मिली हैं। अछूतों की संख्या, पददलितों की संख्या 30,60,232 होने के बावजूद भी उन्हें केवल 2 सीटें मिली हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में मुसलमानों की संख्या 12,07,443 है, उन्हें 7 सीटें मिली हैं, 7 सीटें मिली है, जबकि पददलित वर्गों की संख्या 16,27,980 होने के बावजूद उन्हें केवल 1 स्थान मिला है। तो यह भेदभाव है और यह भेदभाव इसलिए किया जाता है कि मुसलमानों का राजनीतिक महत्व शायद ब्रिटिश सरकार को अधिक लगता है और इसीलिए इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। और क्योंकि इस प्रकार का भेदभाव अनुचित है इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। परंतु ये भेदभाव है, वेटेज परसेंटेज जो है, वेटेज दिया जाना, भारी प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों को दिया गया है, इसका हम निषेध करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने यह प्रावधान जो किया है यह केवल मुसलमानों के लिए किया है, ऐसा हमें लगता है। और यदि ऐसा मैं कहूँ तो यह अनुचित नहीं होगा, ये बेकार नहीं होगा। अब सवाल आता है कि हम प्रतिनिधित्व की मांग तो करते हैं, परंतु ये प्रतिनिधित्व किस प्रकार से चाहिए? क्योंकि साउथ बरो समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व नकार दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हमें संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व चाहिए, परंतु यहाँ पर बाबा साहब फिर से दूसरी बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं सभा मनोनयन के सिद्धांत का विरोध करती हैं। सभा मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा मनोनयन के सिद्धांत का विरोध करती हैं और आग्रह करती हैं कि दलित जातियों के लिए निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया जाए। हमें निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व चाहिए। इसका मतलब बाबा साहब क्या मांग करते हैं? बाबा साहब मांग करते हैं हमें मत का अधिकार मिलना चाहिए। वो इतना विस्तारित हो कि हमें अपने प्रतिनिधि चुनते आने चाहिए, हमारे प्रतिनिधि हम चुनेंगे। इतना प्रतिनिधित्व चाहिए कि हमें भारित प्रतिनिधित्व चाहिए, केवल जनसंख्या के अनुपात में नहीं। निर्वाचन केवल उत्तरदायी सरकार की दृष्टि से सिद्धांततः ठीक है, बल्कि राजनीतिक शिक्षा की दृष्टि से भी व्यवहार रूप में आवश्यक है। 2 बातें कहते हैं बाबा साहब। क्यों आवश्यक है निर्वाचित प्रतिनिधित्व? एक, सैद्धांतिक दृष्टि से यह आवश्यक है और व्यवहारिक दृष्टया जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, यदि उनका पॉलिटिकल एजुकेशन होना है, राजनीति शिक्षा उनकी होनी है, तो उनके लिए मतों का अधिकार प्राप्त कर अपना प्रतिनिधि चुनने का हक, यह सबसे बड़ी शिक्षा होगी डेमोक्रेटिक स्टेट में। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप आगे चलकर डोमिनियन स्टेटस की बात करने वाले हैं, आप
बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स यहाँ के लोगों को देने वाले हैं। हमारा क्या होगा यदि हमें यह शिक्षा नहीं मिलेगी? तो हम उन हकों से तो वंचित हो जाएंगे। और तीसरी बात, पहली बार बाबा साहब कहते हैं हमें सिर्फ विधानमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व चाहिए। हमें सिर्फ विधानमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, हमें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व चाहिए। और मनोनीत प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में कोई भी स्थान नहीं देगा, उसे कभी भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए हमें निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व चाहिए और हमें मंत्रिमंडल में भी स्थान चाहिए। क्यों चाहिए? अधिकार पद भोगने के लिए नहीं। यदि हम मंत्रिमंडल में रहेंगे तो हमारे अनुकूल नीति निर्धारण को हम प्रभावित कर सकेंगे, हमारे अनुकूल नीति हम निश्चित कर सकेंगे, निर्धारित कर सकेंगे। सवाल ये आता है कि निर्वाचन क्षेत्र कैसे निश्चित किए जाने चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र कैसे हो। कठिनाई ज़रूर है, निर्वाचन क्षेत्र की कठिनाई ज़रूर है। क्यों कठिनाई है? सिंपल बात है, यदि आप वर्तमान व्यवस्था कायम रखना चाहते हो तो कठिनाई होगी। वर्तमान व्यवस्था में आपने एक तो प्रादेशिक मतदार संघ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है और उसके बाद भी मत का अधिकार किसको दिया है? संपत्तिधारी लोगों को, शिक्षा वाले लोगों को और टैक्स पेयर्स को। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा मतदार ही नहीं तो मतदार संघ कैसे बनेगा? इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि तथाकथित दलित वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बारे में इन सभी कठिनाइयों का समाधान सभा द्वारा तैयार की गई प्रतिनिधित्व की योजना में कर दिया गया है। आप जो भी कठिनाइयाँ उपस्थित कर रहे हैं उन कठिनाइयों का समाधान हमने अपने निवेदन में कर दिया है। कृपया उस ओर ध्यान दीजिए। और केवल कठिनाइयाँ हैं इसलिए हमें निर्वाचित प्रतिनिधि को हमारे लिए मत नकारिए। अतः अब इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मनोनयन का सिद्धांत के स्थान निर्वाचन का सिद्धांत ले ले। उसके बाद में बाबा साहब कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि कठिनाई होगी, यह निश्चय किया जाए। मताधिकार वर्तमान प्रणाली में ही लागू किया जाना है तो कठिनाई जरूर होगी, परंतु मताधिकार का विस्तार किया जाता है, मताधिकार विस्तृत किया जाता है तो यह कठिनाई दूर की जा सकती है और इसके लिए मताधिकार का विस्तार करना ज़रूरी है। बाबा साहब इस समय, इस वक्त सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं करते, उन्होंने वो मांग छोड़ दी। ध्यान रहे, साउथ बरो समिति ने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं, परंतु साउथ बरो साइमन कमीशन के समक्ष वह इसकी मांग नहीं करते। वह कहते हैं कि हमें आश्चर्य लगेगा, हमें संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान चाहिए, परंतु ध्यान रहे यह कंडीशनल है। ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा समझ मत लीजिए कि एक बार बाबा साहब सांप्रदायिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहते हैं, अभी संयुक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहते हैं, संयुक्त मतदार जॉइंट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स चाहते हैं और 1932 में स्वतंत्र मतदार संघ मांगते हैं। हाउ इज इट? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परिस्थिति अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन करना यह सच्चे नेतृत्व का काम है। यहाँ बाबा साहब हर मायने में खरे उतरते हैं और फिर वह कहते हैं कि यदि ये नहीं तो हमें स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए। इस बारे में बाबा साहब कहते हैं, फिर से मताधिकार का अर्थ क्या है ये कहते हैं। बार बार माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हर वक्त मताधिकार की बात करते हैं और मताधिकार सारे ही लोगों को मिलना चाहिए, इसकी भी बात करते हैं। आगे मैं विस्तार से बात करूंगा कि इस साउथ बरो समिति में 1928 में
बाबा साहब भी सिर्फ पद दलित वर्गों को मताधिकार नहीं मांगते, बाबा साहब अनुसूचित जातियों के लिए मताधिकार मांगते हैं। बाबा साहब क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए मताधिकार मांगते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए मताधिकार मांगते हैं। बाबा साहब पर्वतीय ट्राइबल्स के लिए मताधिकार मांगते हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब सारी ही जब समुदाय की महिलाओं के लिए मताधिकार मांगते हैं। उस समय भी सवाल पूछे गए थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मताधिकार का अर्थ क्या है? मताधिकार का अर्थ बाबा साहब कहते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन है। मताधिकार का अर्थ पॉलिटिकल एजुकेशन है। हम समाज में रहते हैं, समाज में सहजीवन के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती है, वो शर्तें निर्धारित करते समय हमारी सौदा शक्ति अधिक हो, बार्गेनिंग पावर हो, उसके लिए हमें मताधिकार चाहिए। मताधिकार नहीं है तो हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई बात नहीं करता, हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी कोई चिंता नहीं। यदि हमें मताधिकार हो तो किसी की मजाल नहीं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करे। समानता का व्यवहार करना जरूरी होगा, जिससे हमारे मत की ज़रूरत होगी। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि मताधिकार क्या है। फिर से निर्वाचन प्रणाली की ओर आते हैं और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट करूँगा ज़रूरत हो तो। सभा की राय है, बहिष्कृतकरण सभा, जहाँ तक दलित वर्गों का संबंध है, जहाँ तक दलित वर्गों का संबंध है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र मतदार संघ की चुनाव आवश्यकता नहीं। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जरूरत नहीं। यहाँ रुक गए बाबा साहब, परंतु एक कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। जब भी मैंने कहा, अब नहीं उसको दोहराऊं। दूसरी ओर सभा यह भी नहीं चाहती कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हो। बाबा साहब दोनों शक्यताएं समाप्त कर देते हैं। कौन सी? एक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की और दूसरी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की संभावना। परंतु उसकी राय में इतना पर्याप्त होगा कि निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की जाए, मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट रिजर्व सीट। परंतु आगे बाबा साहब स्पष्ट करते हैं इसको, यदि प्रौढ़ मताधिकार का हक नहीं मिलता तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगेंगे। सबको मताधिकार का हक नहीं मिलता तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगेंगे। हमें सांप्रदायिक नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करेंगे। बड़े कंडीशंस रखते हैं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है किसको मालूम। आगे कैसे तो अलग अलग पर्याय रखने पड़ते हैं। आगे क्या होने वाला है, साउथ बरो समिति के समक्ष आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक मतदार संघ प्रस्ताव रखा। यहाँ आगे ये अभी 1932 में जो गोलमेज परिषद हुई, उसकी पूर्व तैयारी के लिए साइमन कमीशन यहाँ आई थी। तो यह आगे क्या, वहाँ पर समिति परिषद में क्या होगा मालूम नहीं, इसलिए अलग अलग पर्याय बाबा साहब रखते हैं। बाबा साहब ने दोनों पर्याय रखे हैं। ये हो तो हमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स चलेंगे विथ रिजर्व सीट, यदि ये नहीं हो तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। इस प्रकार की बात बाबा साहब करते हैं। यहाँ पर नहीं रुकते बाबा साहब। अभी तक बाबा साहब ने क्या मांगा? अभी सब बाबा साहब ने मांगा हम अल्पसंख्याक है। दूसरी मांग की उन्होंने हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। तीसरी मांग की उन्होंने हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, हमें भारित प्रतिनिधित्व चाहिए। वहाँ पर बाबा साहब पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करते थे, यहाँ भारित प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। भारित प्रतिनिधित्व अर्थात हमारी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व। निर्वाचित प्रतिनिधित्व इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व चाहिए, मंत्रिमंडल में भी स्थान चाहिए। यदि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज, प्रौढ़ मताधिकार स्वीकारा जाता है तो हम जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्व सीट मान्य करेंगे। यदि प्रौढ़ मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज स्वीकार नहीं किया जाता तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करेंगे। बाबा साहब साउथ बोरो कमीशन समिति के समक्ष यहाँ रुक गए थे, प्रतिनिधित्व की मांग कर रुक गए। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की बात उन्होंने नहीं की थी। यहाँ पर वो बात जोड़ दी है।
और आगे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की मांग की है। आगे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की मांग की है। उन्होंने सिर्फ वो प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की मांग की है। और वो गारंटीज इस प्रकार से, पहली मांग तो उनकी थी, हम शिक्षा में पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के लिए हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बजट का निश्चित हिस्सा हमारी शिक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। शिक्षा पहली मांग है उनकी, नौकरी नहीं, शिक्षा पहली मांग है उनकी। बजट का निश्चित हिस्सा हमारी शिक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। दूसरी मांग थी, बिना किसी भेदभाव के थल सेना, नभ सेना और जल सेना में हमें भर्ती किया जाए। सिर्फ सेना नहीं कहते, सारे ही सेनाओं में हमें भर्ती किया जाए। तीसरी बात कहते हैं बाबा साहब, बिना किसी भेदभाव हमें वरीयता दी जाए, हमें प्राथमिकता से भर्ती किया जाए, समान स्तर पर नहीं। तीसरी बात कहती है, सरकारी, राजपत्रित, अराजपत्रित दोनों प्रकार के अधिकार पदों पर हमें भर्ती के लिए वरीयता दी जाए, प्रीफरेंस दिया जाए। उसके बाद कहते हैं बाबा साहब कि हर जिले में हमारा अपना एक पुलिस इंस्पेक्टर हो जो हमारी रक्षा की बात करेगा, हमारी रक्षा के लिए जो एक प्रकार से हमारा सुरक्षित गार्ड होगा, हमारा वह रक्षक होगा। प्रांतीय स्थानीय निकाय में सिर्फ विधानसभा में हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायत जैसे निकाय है, तालुका बोर्ड जैसे निकाय है, जिला बोर्ड जैसे निकाय है, इन निकायों में भी हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। और एक मांग और रखते हैं बाबा साहब, वो मांग ये है कि यदि राज्य सरकार इन मांगों को तवज्जो नहीं देती, राज्य सरकार इन मांगों को कोई वैल्यू नहीं देती, तो हमें केंद्र सरकार की ओर अपील करने का हक भी चाहिए। और केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि वह महामहिम गवर्नर को निर्देश दे कि पददलित वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, पददलित वर्ग के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। आगे, यदि निर्वाचित सरकार, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यदि गारंटी की बात नहीं करती तो प्रतिनिधित्व के कोई माने नहीं, उस सरकार का भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा, यह व्यवस्था हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस बात के ज्वलंत प्रमाण है कि अल्पसंख्यक के उन अल्पसंख्यक के केवल प्रतिनिधि शासन प्रणाली पर निर्भर नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें अधिकारों के लिए गारंटी के रूप में संरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व की बात सुने नहीं सुने बहुमत का निर्णय हो तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए हमें संवैधानिक गारंटी भी चाहिए, संवैधानिक गारंटी भी हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद बाबा साहब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो अभी मैं उसके संबंध में बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगा उसके संबंध में। इसके बाद में यहाँ पर यह निवेदन पर चर्चा समाप्त होती है। मैं आपको ले जाता हूँ उनकी पर्सनल साक्ष्य की ओर। यह साक्ष्य उन्होंने 23 अक्टूबर 1928 को दिए थे। साक्षी के लिए उपस्थित होने के बाद साइमन आयोग के चेयरमैन, निश्चित तौर पर साइमन है, साइमन आयोग के चेयरमैन साइमन अपने सदस्यों से कहते हैं कि माननीय महोदय, ध्यान रहे
कि यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि मुंबई विधानमंडल में मुंबई प्रेसिडेंसी में साइमन कमीशन की जो राज्य शाखा है उसमें डॉक्टर अम्बेडकर कमीशन के सदस्य हैं, परंतु यहाँ पर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक साक्षी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं।